हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और ये एमसीक्यू सीरीज का 14th पार्ट है। और जबकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट टॉपिक से ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि हम एक वीडियो फॉरेन एक्सचेंज रेट की पहले बना चुके जिसमें हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम जो है नेक्स्ट 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ। तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि हम जो है कहीं फॉरेन में, हम का मतलब है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है किसी फॉरेन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इंक्रीज करता है। तो ये किसका सोर्स माना जाएगा? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, तो अगर हमारे जो है एफडीआई के साथ लिखा हो फ्रॉम या बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रोड, तब हम उसे सप्लाई मानते हैं। अदरवाइज ये हमारी सिर्फ डिमांड में कंसीडर होगा, सप्लाई कभी कंसीडर नहीं होगा जब तक कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू एफडीआई ना बोला गया हो। तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द एक्सचेंज रेट राइज ड्यू टू मैनेज्ड फ्लोटिंग इज कॉल्ड। कि जो हमारी मैनेज्ड फ्लोटिंग के कारण जो हमारी एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाती है तो उसे हमारी जो होगी क्या इफ़ेक्ट होगा या उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है अगर हमारी जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग के कारण एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैनेज्ड फ्लोटिंग की बात करते हैं तो हर एक देश में जो होती है हमारी एक सेंट्रल बैंक होता है, और सेंट्रल बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज की सेल्स और परचेज को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं। तो अगर उसके कारण हमारी जो एक्सचेंज रेट राइज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फॉर्म्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये थोड़ा कट गया है, आगे डाउनलोड करने में ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मार्केट वर्ड है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के परफॉर्मेंस में कौन कौन से वर्क हमारे इंक्लूड होते हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन इंक्लूड होता है, क्रेडिट फंक्शन में इंक्लूड होता है और हैजिंग फंक्शन में इंक्लूड होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। हैजिंग फंक्शन का मीनिंग मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हैजिंग जो होती है वो ये होती है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट्स के कारण जो रिस्क होता है, अगर हम उसको कम करने के लिए आज ही फ्यूचर के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन जो है आज के प्राइस पर फिक्स कर देते हैं, आज की एक्सचेंज रेट पर फिक्स कर लेते हैं रिस्क से बचने के लिए, तो उसे हम हैजिंग फंक्शन कहते हैं। और हैजिंग फंक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ही होता है। मार्केट हमारी दो तरह की काउंट करते हैं हम, एक स्पॉट मार्केट होती है और एक फॉरवर्ड मार्केट होती है। जो हमारी स्पॉट मार्केट होती है वो हमारी करंट करेंसी और करंट ट्रांजैक्शंस को जो है इंक्लूड करती है या हैंडल करती है, जबकि अगर हम बात करते हैं जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट होती है, वो फॉरवर्ड मार्केट हमारी जो होती है फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से हैंडल करती है। मीन्स जो ट्रांजैक्शंस हमारी फ्यूचर में होनी है लेकिन उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम प्रेजेंट में कर लेते हैं, ताकि जो हमारी जो है जो प्राइस के या एक्सचेंज रेट के अप डाउन है उस रिस्क से बचा जा सके, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी हैजिंग फंक्शनिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको हैजिंग फंक्शनिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और आगे बढ़ने से आपसे पहले एक रिक्वेस्ट और है
कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से हेजिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। हेजिंग इज पॉसिबल इन, तो अभी मैंने बताया ये कौन सी मार्केट में पॉसिबल है, हमारा फॉरवर्ड मार्केट में पॉसिबल है। तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। फिर कहता है 15th क्वेश्चन, स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट वेयर। तो मैंने बताया कि स्पॉट मार्केट में जो हम करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं, फॉरवर्ड जो मार्केट होती है उसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। और इसमें जो करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के साथ साथ हम जो इंस्टेंट रेट होती है, मींस जो प्रेजेंट में रेट चल रही होती है, उसके हिसाब से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ओनली करंट ट्रांजैक्शंस आर हैंडल्ड, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहा है फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, फॉरवर्ड मीन्स फ्यूचर की, तो उसकी बात नहीं करता है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सॉरी। सी ऑप्शन है हमारा इंस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, इंस्टेंट मीन्स प्रेजेंट की जो रेट चल रही है उसको डिटरमाइन किया जाता है, तो ये बात भी हमारी सही है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों राइट है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच। तो बताया था कि फॉरवर्ड मार्केट कौन सी होती है हमारी, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है और करंट में जो होता है हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन कह रहा है हैंडल ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है हैंडल करंट ट्रांजैक्शन, तो ये गलत है क्योंकि इसको तो हम स्पॉट मार्केट के अंदर करते हैं। फिर हैंडल करंट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांजैक्शन, करंट इसमें इंक्लूड नहीं होती, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, हट गया है। तो ऑप्शन ए ही जो है हमारा यहाँ पर सिर्फ राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ ₹120 आर रिक्वायर्ड टू बाय बाय $2 इंस्टेड ऑफ ₹100 फॉर $1 अर्लियर देन। कह रहा है कि पहले जो है $1 में 100 रुपीज चेंज होते थे, अब $2 में हमारे 120, मीन्स $1 की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। तो इस सिचुएशन में हमें क्या पता चल रहा है कि पहले हम 100 रुपीज में कैपेबल होते थे $1 को एक्सचेंज करने में, और अब 60 रुपीज में ही हो जाते। इसका मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो गई है, एप्रिसिएट हो गई है, क्योंकि अब कम में हम ज़्यादा ले पा रहे हैं। अगर हम 100 रुपीज की ही बात करेंगे तो 100 रुपीज में हम इससे ज़्यादा ले पाएंगे, तो इसका मतलब क्या, डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या हो गई है, एप्रिसिएट हो गई है। और ऐसी सिचुएशन में जो इंपोर्ट वैल्यू होती है, जैसे हमें कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करानी है तो उस पर जो बिलिंग की वैल्यू हो जाती है रुपीज की, वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन कह रहा है डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिसिएटेड, तो ये हमारा सही है। फिर कह रहा है हैज डेप्रिसिएटेड, जब एप्रिसिएट हो रही है तो डेप्रिसिएट हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है रुपीज वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बिल विल डिक्रीज, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ए और सी सही है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ₹150 आर रिक्वायर्ड टू बाय $3 इंस्टेड ऑफ ₹80 फॉर $2 अर्लियर देन। पहले जो है $2 में 80 रुपीज मीन्स $1 इक्वल टू 40 रुपीज है, और अब जो है वो $3 इक्वल टू है 150 मीन्स ₹1 इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पहले हम 40 रुपीज में ही $1 को एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन अब हमें ज़्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं $1 एक्सचेंज करने के लिए, मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है। और ऐसी सिचुएशन में जो इम्पोर्ट बिल की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन को जब चेक करते हैं तो ऑप्शन ए डेप्रिसिएट और बिल वैल्यू विल इंक्रीज, ऑप्शन सी दोनों हमारे क्या हैं यहाँ पर सही है, जबकि ऑप्शन बी में एप्रिसिएट की बात कर रहा है इसलिए वो गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑकर्स व्हेन। हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कब रिसीव होती है या कब हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि जब भी हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है। तो ऑप्शन बी में हमें जो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू। जो हमारी डर्टी फ्लोटिंग है एक्चुअली जो होती है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग का पार्ट है, कि हम जो सेंट्रल बैंक मैनेज करती है फ्लोट रेट को, फ्लेक्सिबल रेट को, फ्लोट मीन्स फ्लेक्सिबल, तो उसका पार्ट है ये। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का पार्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।